अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल मैंने सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पूरी कर दी थी और उसका एक सवाल भी कर लिया। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ SOCI और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ SOFP। SOCI में क्या क्या आएगा? आपका एंट्रीज में से नज़र आ गया इतना सारा। क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, और ये इंटरेस्ट एक्सपेंस की फिगर कहाँ से मिलेगी? वो टेबल से मिलेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे गुजरे हुए पीरियड का इंटरेस्ट है। और क्या आएगा? IDC क्यों आएगा भाई? डेप्रिसिएशन आएगा। IDC तो राइट ऑफ यूज़ की कॉस्ट का हिस्सा बन गया, तो डेप्रिसिएशन आएगी। और बस। और SOFP में क्या आएगा? एक तो ये जो राइट ऑफ यूज़ एसेट बनाया हुआ है ये आ जाएगा। कहाँ? करंट नॉन करंट। नॉन करंट क्योंकि ये तो PP के साथ उठ बैठ रहा है ना, तो ये PP के जैसा ही होगा। PP भी लिख सकते हैं इसको, राइट ऑफ यूज़ एसेट भी लिख सकते हैं। और ये फिगर कैसे निकलेगी? नेट बुक वैल्यू, क्योंकि PP है ना, डेप्रिशिएट हो रहा है तो नेट बुक वैल्यू होगी ये। है मज़ा नहीं आता यार। कोई बात नहीं यार, मजदूर आदमी। नेट बुक वैल्यू। चलिए, और क्या आएगा? लीज लायबिलिटी। करंट नॉन करंट। दोनों में। अच्छा, अब ये बताएं, वैसे तो मेरे अपने ख्याल में काफ़ी है, लेकिन फिर भी आपसे पूछ लेता हूँ। इसके बारे में ये कह दूँ कि सेम गाइडेंस है जो मैंने जैसे लीज रिसीवेबल को करंट नॉन करंट तोड़ना बताया था, या वो बात दोबारा लिखूँ कि क्लोजिंग बैलेंस इन लीज स्केड्यूल ऑफ नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर? सेम। तो इसके करंट नॉन करंट तोड़ने की ना सेम गाइडेंस है। जैसे वहाँ पर हम लोग स्केड्यूल में से
जिस साल में खड़े हैं उससे अगले अकाउंटिंग ईयर के बैलेंस को टेबल में देख के यहाँ लिखते थे। और यहाँ पर मैंने दो तरीके बताए थे, चाहे तो वो टी अकाउंट बना लें, यहाँ पर भी वही बात है, चाहे टी अकाउंट बना के लीज लाइबिलिटी का सीडी बैलेंस ले लें, या फिर दूसरा तरीका बताया था कि हम जहाँ खड़े हैं उसका क्लोजिंग बैलेंस टेबल से प्लस एक्रूड इंटरेस्ट। तो सेम गाइडेंस है जो लीज रिसीवेबल के लिए बनाई थी। क्या सेम गाइडेंस है। जितनी वैरायटियाँ वहाँ थी ना कि अगर अगले साल का बैलेंस बढ़ रहा हो तो क्या, कम हो रहा हो तो क्या, लीज रेंट हॉलीडे है तो क्या, बिल्कुल सेम गाइडेंस। क्योंकि वहाँ भी हम लीज कैजुअल ही बनाते थे, यहाँ भी लीज कैजुअल बन रहा है, तो बिल्कुल वही गाइडेंस है जो वहाँ करंट नॉन करंट को तोड़ने की बताई थी। ये हो गया एसओसीआई और एसओएफपी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रेंट हॉलीडेज आप वो बेशक बात लिख लें, जो मैंने वहाँ रेंट हॉलीडे भी बताया था, तो रेंट हॉलीडे तो उसकी भी तो छुट्टी होगी ना, ये लीज लाइबिलिटी वाला भी तो पैसे नहीं ना दे रहा होगा फिर। तो जो वहाँ रेंट हॉलीडे बताया था, जिस तरह उसमें था कि अगर बैलेंस बढ़ता जा रहा था तो हम सारा कुछ नॉन करंट में दिखा रहे थे, सेम बिल्कुल वही गाइडेंस है। चलें जी, अब आते हैं इसके डिस्क्लोजर्स पे। ठीक है, डिस्क्लोजर्स। ये अपनी बुक्स में, बल्कि अच्छा, डिस्क्लोजर अगर आपसे मांगा हो ना और सवाल लेसी का हो, तो उसमें देखना पड़ेगा कि सवाल में क्या लिखा है कि ऑल रिलेटेड नोट्स बना दें, या ये लिखा है कि नोट्स बना दें इन अकॉर्डेंस विद IFRS 16। यानी या तो नोट्स पूछा है बस, या फिर इन अकॉर्डेंस विद IFRS 16 पूछा है।
अगर बस नोट्स पूछा है तो राइट ऑफ यूज क्या चीज है, पीपी, तो उसका भी नोट बनेगा। ये बन रहा होगा फॉर राइट ऑफ यूज एसेट। यानी इसका स्केड्यूल बनेगा। अगर 2-3 तरह की लीजेज हैं, गाड़ियाँ भी हैं, प्लांट एंड मशीनरी भी है, तो गाड़ी का कॉलम, प्लांट एंड मशीनरी का कॉलम, तो राइट ऑफ यूज़ के लिए वही पीपी वाला नोट बनेगा। एक दफ़ा हुआ वैसे आज तक, अभी तक ऐसा कि ऑल रिलेटेड नोट्स कहा था तो पीपी का नोट भी बनना था और लीज लाइबिलिटी का भी बनना था। लेकिन अगर कह दिया जाता है सवाल में कि नोट बनाएं इन अकॉर्डेंस विद IFRS 16, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। या वैसे कह देते हैं नोट बनाएं लीज लाइबिलिटी का, तो भी इसकी ज़रूरत नहीं है। लीज लाइबिलिटी का नोट बनाते हैं। अच्छा, एक तो इसमें भी वैसी अंग्रेज़ी आ जाएगी। इसके अलावा ना IS ने एक लिस्ट दी हुई है और कहा हुआ है कि उस इंफॉर्मेशन को एक टेबुलर फॉर्मेट में बता दें। तो उसके लिए काम ये करते हैं कि उस लिस्ट को मैं 2 हिस्सों में बांट रहा हूँ। एक कह देता हूँ मैं फॉर द ईयर, क्योंकि इस लिस्ट में जो भी चीज़ें आनी है ना वो सब फॉर द ईयर फिगर्स हैं। तो उन सबको ये कहना बार बार फॉर द ईयर, तो फॉर द ईयर की हेडिंग दे लेते हैं। और सवाल IS में कहा था कि आपने फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक टेबुलर फॉर्मेट में बतानी है, तो चलो आप इसका एक डब्बा बना लें। एक लिस्ट है IS में और ये भी एक IS ले जाने का फ़ायदा होता है कि अगर स्टूडेंट वो लिस्ट भूल रहा है तो IS खोल के देख ले, लिस्ट मिल जाएगी। एक लिस्ट है कि वो टेबुलर फॉर्मेट में बस बातें बतानी हैं, तो वो लिस्ट बता रहा हूँ आपको, लिखें, लिस्ट बता रहा हूँ। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फॉर राइट ऑफ यूज एसेट्स, नेक्स्ट चीज़, अच्छा ये जो डेप्रिसिएशन है ना इसके साथ ब्रैकेट में लिखिएगा फॉर ईच क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट। यानी ये व्हीकल लीज पे लिए हैं तो उनकी डेप्शन अलग बताएंगे, बिल्डिंग लीज पे लिए हैं तो अलग बताएंगे, मशीनरी लीज पे लिए हैं तो अलग बताएंगे। तो ये फॉर ईच क्लास ऑफ एसेट है डेप्रिसिएशन। यानी मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस टेबल के अंदर एक चीज़ आ जाएगी डेप्रिसिएशन। ये
कितने अरसे की? फॉर द ईयर ना, जिस साल के नोट्स बना रहे हैं फॉर द ईयर। इसी तरह से लिस्ट में आगे चल रहा हूँ अब। अगली आइटम, इंटरेस्ट ऑन लीज लाइबिलिटीज। इंटरेस्ट ऑन लीज लाइबिलिटीज, नेक्स्ट आइटम, expense relating to short term leases। एक्सपेंस रिलेटिंग टू शॉर्ट टर्म लीजेस, ये बताता हूं क्या होती है। नेक्स्ट लिखें, expense relating to leases of low value assets, कम वैल्यू वाले एसेट्स। अच्छा, ये जो दोनों पॉइंट्स लिखवाए हैं ना मैंने, इन दोनों के साथ ब्रैकेट में एक बात लिख लें कि इफ एक्सेप्शनल अकाउंटिंग इज फॉलोड, यानी अगर एक्सेप्शनल अकाउंटिंग फॉलो हो रही है तो फिर ये दोनों लाइनें तब आएंगी। ये एक्सेप्शनल आइटम अभी बताता हूँ, एक्सेप्शनल अकाउंटिंग भी बतानी है क्या होती है। अच्छा जी, उसके बाद लिखें, ये दोनों के लिए है ब्रैकेट, यानी दोनों में ये बात आनी है, इफ एक्सेप्शनल अकाउंटिंग इज फॉलोड। नेक्स्ट लिखें, expense relating to variable lease payments, not included in measurement of lease liability, अच्छा, ये क्या मतलब हुआ? ये जो मैंने कल एक पॉइंट लिखवाया था ना कि वो वेरिएबल लीज पेमेंट्स जो लीज पेमेंट की डेफिनेशन का हिस्सा नहीं है, जैसे मिसाल वो जो परसेंटेज ऑफ सेल्स कही थी, तो उसकी क्या अकाउंटिंग पड़ी थी? एक्सपेंस बन जाएगा। तो ये वो फिगर है जो बतानी है इस टेबल के अंदर कि इस साल में कितना वैसा एक्सपेंस बनाया है। अच्छा जी, और अगली लिस्ट में अगली आइटम, ये आपसे टेस्ट होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एहतियातन लिख देता हूँ क्योंकि ना एक सेपरेट टॉपिक है, ये टेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि आपसे एक एमसीक्यू पूछ लिया जाए, इसलिए बता रहा हूँ। इनकम फ्रॉम सब लीजिंग राइट ऑफ यूज एसेट्स। ये क्या चीज़ लगती है नाम से? कि हमने लीज पे लिया है एसेट और आगे सब लीज पे, इसको कहते हैं सब लीज। तो अब जब आगे हम किराए पे देंगे तो उससे किराए इनकम आएगी, तो ये वो इनकम पूछ रहे हैं। नेक्स्ट आइटम, टोटल कैश आउटफ्लो फॉर लीजेस। ये नाम से क्या लगता है?
आउटफ्लो, टोटल कैश आउटफ्लो, जो पेमेंट्स की हैं इस साल में लीज के लिए, टोटल कैश आउटफ्लो फॉर लीजेस, ठीक है। जी, किस सारे का? नहीं नहीं, जो कैश पे किया, जो पेमेंट्स किए हैं, लीज पेमेंट्स इस साल में किए हैं। डेप्रिसिएशन आउटफ्लो नहीं है, आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो। तो सिर्फ इंटरेस्ट तो आउटफ्लो नहीं है ना, पूरी पेमेंट आउटफ्लो है। कैश आउटफ्लो, जो कैश पे किया है इस साल में, वो आएगा यहाँ पर। अच्छा, ये फॉर द ईयर वाला डब्बा बंद कर देते हैं, और इसी के नीचे, ये 5.2 ही चल रहा है, इसी के नीचे एक और डब्बा बनाता हूँ, राइट ऑफ यूज एसेट कह के। इसमें बस 2 लाइनें लिखूंगा। ये लिस्ट है जिसके बारे में आईएएस ने कहा है कि आपने इंफॉर्मेशन इन टेबुलर फॉर्मेट बतानी है। तो ये लिस्ट मैंने लिखा के जो जिसके साथ फॉर द ईयर लगना था वो फॉर द ईयर कर दिया। बाकी जो राइट ऑफ यूज से रिलेटेड 2 बातें, उसके लिए एक अलग टेबल बना देता हूँ, राइट ऑफ यूज एसेट। अब इसमें लिखिए 2 आइटम्स हैं, लिस्ट है अगेन। एक है इसमें एडिशंस टू राइट ऑफ यूज एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर, एडिशंस टू राइट ऑफ यूज एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर, और दूसरी चीज कैरिंग अमाउंट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट्स at end of reporting period, at end of reporting period, at end of reporting period, और इसके साथ ब्रैकेट में लिखिए फॉर ईच क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट। ये क्या चीज़ होगी भाई? एडिशंस टू द राइट ऑफ यूज एसेट हैं, जो इस साल नई लीज कराई होगी, जो इस साल नए हमने राइट ऑफ यूज डेबिट किए होंगे, ये वो हैं। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा इसमें एक मैच्योरिटी एनालिसिस भी बनता है। और इस मैच्योरिटी एनालिसिस के बारे में आईएएस ने कहा बस जैसे कंपनी की मर्जी बना ले। उन्होंने आगे एक और आईएएस का रेफरेंस दे दिया। तो ये कंपनी की मर्जी है। इसके लिए एक ये तरीका भी चलता है कि जैसे लेसर का बना रहे थे, अच्छा लेसर वाले में तो आईएएस में लिखा हुआ है कि मैच्योरिटी एनालिसिस कैसे बनाना है, लेसी में नहीं लिखा हुआ।
तो लेसर वाला ही चल जाएगा। लेसर में हम क्या करते हैं, टोटल लीज पेमेंट्स आर पेएबल एज फॉलोज, और उसमें क्या बनाते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3, 4, 5 और मोर देन 5। ये बिल्कुल वैसे ही है मैच्योरिटी एनालिसिस जैसे लेसर में भी पढ़ रहे थे। रिकंसिलेशन नहीं है इसमें, बस मैच्योरिटी एनालिसिस। ये लीज लायबिलिटी का नोट है। क्या चीज़? मैंने राइट ऑफ यूज जो आखिरी पॉइंट लिखवाया है, मैंने कहा था कैरिंग अमाउंट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट्स एट एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। रिपोर्टिंग पीरियड मतलब ईयर, रिपोर्टिंग पीरियड ईयर को कहते हैं। रिपोर्टिंग पीरियड का मतलब है जिस साल के अकाउंट्स बना रहे हैं उसको रिपोर्टिंग पीरियड कहते हैं, यानी एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर। अच्छा जी, ये हो गए जी इसके नोट्स, नोट्स भी हो गए। चलें और एग्जाम प्रैक्टिस करते हैं। आप आ जाइए क्वेश्चन 15 पे, क्वेश्चन नंबर 15, पेज 334। हाँ जी, पढ़ लें तो मैं बोर्ड पे करूँ।
तो डिपेंड करता है कि मुश्किलें किस में ज़्यादा हैं और कितनी ज़्यादा हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। स्प्रिंग पीस हाँ जी ठीक है। अच्छा, इसके भी सोल्यूशन में ना आखिर में एक चीज़ अमेंड कर लीजिएगा। अभी हम बोर्ड पे कराता हूँ ना, फिर बता देता हूँ। एंड पे एक चीज़ अमेंड कर लीजिएगा सोल्यूशन में। एक कंपनी है FVLL, इसने मशीन ली है, इसने मशीन ख़रीदी FVLL ने 200 मिलियन की, जिसकी यूज़फुल लाइफ 8 साल है और 8 साल के एंड की RV 16 मिलियन बता दी। एक FVLL कंपनी है। दूसरे पैराग्राफ में लिखा है कि FVLL ने ये मशीन CCL को लीज पे दी है या उससे लीज पे ली है? हाँ जी, दी है ना, लीज पे दी है, क्योंकि FVLL ने तो ख़रीदी थी मशीन अभी। entered into a lease agreement for this machine with CCL for a non cancelable period of 2.5 साल और 8 इंस्टॉलमेंट्स हैं 12 मिलियन की। लेकिन ये 8 इंस्टॉलमेंट्स, अच्छा 2.5 साल कितने बने? देखिए 8 इंस्टॉलमेंट्स हैं और पेड क्वार्टरली हैं। 8 इंस्टॉलमेंट्स हैं ऑफ 12 मिलियन आर टू बी पेड क्वार्टरली इन एरियर्स। तो 12 इंस्टॉलमेंट्स हों, सॉरी 8 इंस्टॉलमेंट्स हों, तो ये कितना पीरियड बना? ये तो 2 साल बना, तो कह रहा 2.5 साल हैं। हाँ, 2.5 साल बनते हैं 10 क्वार्टर्स। 2.5 साल 10, एक साल में 4 क्वार्टर हो गए, 8 क्वार्टर हो गए 2 साल में, तो 2.5 साल का मतलब है 10 क्वार्टर्स। लेकिन पेमेंट्स 8 हैं, तो वो इसलिए 8 हैं क्योंकि पहले 2 क्वार्टर्स में पेमेंट कोई नहीं है। ये लिखा हुआ है कमेंसिंग फ्रॉम द एंड ऑफ 3rd क्वार्टर। ये अंग्रेजी में दोबारा पढ़ के बता रहा हूँ। दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। FVLL ने एग्रीमेंट किया है लीज का CCL के लिए फॉर अ नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ 2.5 साल, यानी पीरियड 2.5 साल है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च से शुरू हो गया ये पीरियड। अंडर द एग्रीमेंट 8 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 12 मिलियन आर टू बी पेड क्वार्टरली इन एरियर्स, यानी हर क्वार्टर के एंड पे के स्टार्ट पे, इन एरियर्स एंड पे। कमेंसिंग फ्रॉम, क्या कमेंसिंग फ्रॉम? ये लीज की कमेंसमेंट डेट है, पेमेंट्स की कमेंस। देखिए पूरा सेंटेंस चल रहा है ना, ये सेंटेंस दोबारा शुरू करता हूं। अंडर द एग्रीमेंट, ये मैं सवाल की चौथी लाइन पे हूं मिड से। अंडर द एग्रीमेंट 8 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 12 मिलियन रुपए ईच आर टू बी पेड क्वार्टरली इन एरियर्स कमेंसिंग फ्रॉम द एंड ऑफ 3rd क्वार्टर। तो एक कमेंसिंग लीज कमेंसमेंट है नहीं, ये बात कर रहा है कि पेमेंट करना कब शुरू होंगे। वो शुरू होंगे 3रे क्वार्टर से, तो इसका मतलब पहले 2 क्वार्टर में कुछ भी नहीं है, रेंट हॉलिडे है। इसलिए 10 क्वार्टर्स में 8 बनती हैं, 8 पेमेंट्स हैं, क्वार्टर 10 हैं, तो पहले 2 क्वार्टर्स में पेमेंट कोई नहीं है। ये अंग्रेजी पढ़ के बात समझ आती है? ठीक है, ये हो गई पेमेंट की डिटेल्स। और उसके बाद इम्प्लिसिट रेट है, और ये इम्प्लिसिट रेट CCL को नहीं बताया, तो CCL की अकाउंटिंग के लिए इंक्रीमेंटल यूज़ होगा। CCL ने इंस्टॉलेशन वगैरह सब कंप्लीट कर ली 4 मिलियन खर्च करके। अब इसमें रिक्वायरमेंट के अंदर 31 दिसंबर 19 ईयर की एंट्रीज मांगी हैं दोनों की बुक्स में। FVLL यानी लेसर का सवाल भी है और CCL लेसी का सवाल भी है।
चलो लेसर का छोटा सवाल है, पहले लेसर करते हैं। ऑपरेटिंग लीज है कि फाइनेंस लीज है? कैसे पता? हाँ, अब ये इसने 200 मिलियन की खरीदी थी मशीन, 200 मिलियन, 8 साल इस्तेमाल करने वाली, जबकि 2.5 साल में पैसे कितने ले रहा है? 96 मिलियन। तो ये तो कॉस्ट भी नहीं पूरी हो रही, तो इसलिए ये फाइनेंस लीज हो ही नहीं सकती। इसलिए लेसर के सवाल करते हुए ये ऑपरेटिंग लीज है। क्वेश्चन नंबर कौन सा करा रहा हूँ? 15। ये कर रहे हैं हम स्प्रिंग 20 का सवाल। पहले करते हैं FVLL बुक्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 19 मांगी है एंट्रीज। 1 जनवरी को क्या एंट्री होगी? सवाल के शुरू से मशीन परचेज होगी, मशीन हो जाएगी डेबिट, कैश हो जाएगा क्रेडिट, या बैंक भी ठीक है। कितने से? 200। ये हो गई मशीन परचेज्ड। आगे एक मिनट में वो सॉफ्ट में बुक खोल लेता हूँ अपनी। जी आगे। अब 1 फेब को हो गया लीज एग्रीमेंट, 1 फेब को लीज एग्रीमेंट हो गया। चलें ठीक है, तो लीज एग्रीमेंट पे तो एंट्री कोई नहीं होती। आगे हम पढ़ रहे हैं अभी, हम इस वक्त कर रहे हैं बुक्स ऑफ लेसर ऑपरेटिंग लीज। और अब लेसर की बुक्स में रेंट इनकम होती है और डेप्रिसिएशन होती है। तो ट्रांजैक्शन आगे चलें, क्या बन रहा है? क्या मजीद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है? 30 नवंबर को पैसे आ गया, 30 नवंबर को कैश रिसीव हो गया। तो ये मैंने शायद, मेरा ख्याल है परसों किया था ये डिस्कस, जो मैंने कहा था कि टेस्ट भी इसी बहाने डिस्कस हो जाएगा। 2 तरीके बताए थे कि जो पैसा मिल रहा है उसको एडवांस कह के ईयर एंड के ऊपर एडजस्टमेंट कर लें, लेकिन ये था अगर एडवांस वाला सवाल है तो ये तो हो ही एरियर्स में रहा है। तो फिर भी मैंने एक यूनिवर्सल तरीका ये चलाया था, यानी जिसको प्रेफर मैंने किया था कि जो मिल रहा है सब इनकम है, साल के एंड पे हिसाब किताब कर लेंगे कि ज़्यादा तो नहीं मिल गया। तो 30 नवंबर को कितना मिल रहा है? 12, और सब इनकम, रेंट इनकम। लीज इनकम का वर्ड भी बिल्कुल ठीक है। अब ईयर एंड पे आके हिसाब किताब कर लेते हैं। 31 दिसंबर 19, एक तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी, जी कितनी? कॉस्ट कितनी? 200। RV 16 डिवाइडेड बाय 8, 23। और क्या एंट्री? अब ईयर एंड पे आके देखना पड़ेगा कि जो इनकम बनाई है इतनी ही है या कम बनती है या ज़्यादा बनती है, तो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए पहले हमें कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी। पहले तो आप लोग कैलकुलेट करें इस साल की इनकम बनती कितनी है। ऑपरेटिंग लीज लेसर पढ़ रहे हैं, अभी मैं ऑपरेटिंग लीज लेसर का सवाल करा रहा हूँ। करें ना रेंट इनकम कैलकुलेट। पेन दिखाना, पेन पेन पेन।
कितनी है? अरे तो कैलकुलेट तो किया ना। 4, हाँ जी। 9.6 कैसे? ठीक है, शाबाश। कैसे? हाँ, देखें, हम लोग ऑपरेटिंग लीज में किया करते हैं, सारे रेंटल्स को टोटल करके बांट देते हैं लीज टर्म पे। तो टोटल रेंटल कितने हैं? 96। 10 क्वार्टर की पेमेंट्स, नहीं 8 क्वार्टर की पेमेंट्स हैं इंटू 12, टोटल पेमेंट्स बन गई 8 इंटू 12, 96। हमें इसमें से रेंट इनकम फॉर 2019 लेनी है। वो देखिए कैसे, 96 डिवाइडेड बाय लीज टर्म। लीज टर्म क्या है? या तो क्वार्टर करना है क्वार्टर कर लें, ईयर्स करना है ईयर्स कर लें। इसका आंसर क्या आ गया? क्या हुआ ये? पर ईयर। जबकि हमें क्या चाहिए? ये लीज, नहीं, ये एसेट लीज पे दिया कब है? लीज कब शुरू हुई है? 1 मार्च को ना, 1 मार्च को। तो लीज 1 मार्च से शुरू हो रही है, लीज कमेंसमेंट 1 मार्च से है। ये लिखा हुआ मिल रहा है आपको फॉर अ नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ 2.5 साल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च। देखें, 1 फेब एंटर्ड इनटू अ एग्रीमेंट, ये हो गई इंसेप्शन ऑफ लीज। और कॉन्ट्रैक्ट है 2.5 साल का विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च, ये हो गई कमेंसमेंट। तो हमने तो अकाउंटिंग कमेंसमेंट ऑनवर्ड चलानी होती है। तो इसलिए इस साल 2019 में कितने महीने की इनकम आएगी? 10 महीने की। तो इसमें से 10 महीने ले लेते हैं। देखें, 96 पूरे साल की लीज पेमेंट्स हो गई डिवाइडेड बाय लीज टर्म। लीज टर्म कितनी है? 2.5 साल। ये आ गया इनकम पर ईयर। हमें 10 महीने चाहिए, इंटू 10/12, 32। तो कम बनाई है ना, तो क्या करें, और रिसीवेबल बना लें। हमने अभी तक बनाई है 12, तो 20, नहीं हाँ 20 का रिसीवेबल बना लेते हैं। तो हम कर लेंगे ईयर एंड पे रेंट रिसीवेबल डेबिट, वर्किंग 1, और रेंट इनकम क्रेडिट 20। ये हो गया FVLL।
जी। सर वैसे देखिए एक क्वार्टर की 12 के लिए हम्म सर पूरे साल की देखिए 48 हो हम्म सर, लेकिन हमने 6 महीने के लिए नहीं, लेकिन पहले 2 क्वार्टर में इनकम कोई नहीं है ना, पैसे नहीं मिल रहे। थर्ड से लेकर शुरू किए थे, हाँ, तो 2 क्वार्टर्स मैंने हमारे साथ। दोबारा बताइए कैसे हिसाब कर रहे हैं। सर मैं कह रहा हूँ 12 मिलियन एक क्वार्टर किए थे, कैश 1 क्वार्टर का 12 है, ठीक है। साल के 4 क्वार्टर्स 48 हो, हाँ, लेकिन हमने तीसरी क्वार्टर से शुरू किया अच्छा। तो थर्ड और फोर्थ क्वार्टर की कंपेयर करते हैं टोटल में से और से 10 बढ़ आप समझ रहे हैं शायद 1 क्वार्टर की इनकम 12 है, इनकम नहीं है 12, कैश 12 मिलना है और पहले 2 क्वार्टर खाली हैं। पहले 2 क्वार्टर खाली होने की वजह से ये जो आधा है ना, ये बगैर 12-12 के, जो बात आप कर रहे हैं ना वो बिल्कुल सही होती अगर पहले क्वार्टर से ही पैसे मिलना शुरू हो जाते। अगर पहले क्वार्टर से पैसे मिलते तो 8 इंस्टॉलमेंट्स मिलती कि 10 मिलती? 10, 10 इंटू 12 120, 120 को 2.5 से डिवाइड करते, फिर 10/12 करते, तो वही आता जो आप कह रहे हैं। लेकिन 2 क्वार्टर खाली होने की वजह से अब वो 12 पर क्वार्टर नहीं रह गई ना इनकम, ठीक है। कैश मिल रहा है लेकिन पहले 2 क्वार्टर में तो मिल ही कुछ नहीं रहा, तो उस पूरे 2.5 पे फैलने की वजह से अब पर क्वार्टर इनकम 12 नहीं रह गई, कम हो गई 2 क्वार्टर खाली होने की वजह से। तो जब 2.5 पे डिवाइड करेंगे तो फिर आप इनकम सिर्फ 12 नहीं रह रही होगी पर क्वार्टर। लेसर, डन। लेसी, लेसी के लिए हमें एंट्री कर लेनी पड़ेगी जब लीज कमेंस हो रही है। लीज कब कमेंस हो रही है, ये मैं आ जाता हूँ। लेसी कौन है? सीसीएल, सीसीएल पे आते हैं। हाँ जी, लीज कमेंस कब हो रही है? 1 मार्च को। तो हमें 1 मार्च 19 को एंट्री करनी पड़ेगी राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट। ये हो गई इनिशियल रिकग्निशन। और इसकी अमाउंट क्या होगी? एनआईएल है, एनआईएल नहीं, पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स। और रेट कौन सा? इम्प्लिसिट रेट करते अगर वो नोन होता तो अब इम्प्लिसिट रेट नहीं नोन है, इसलिए इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट लगेगा 16%। निकालिए 16% पे पीवी, लीज पेमेंट्स की पीवी निकालें 16% पे। हाँ जी, कितनी? 4.6। ठीक है, वर्किंग 1 नहीं, वर्किंग 2। देखें, आप जब डिस्काउंटिंग कर रहे होंगे ना,
इसमें एक नेचुरल जज्बाती रिएक्शन स्टूडेंट का ये होगा कि वो इस 12 मिलियन पे एनवीडी डिस्काउंटिंग तो लगाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 4%, क्वार्टरली डिस्काउंटिंग हो रही है 4%, पावर माइनस, क्योंकि कैश फ्लोज 8 हैं, डिवाइडेड बाय 4%। अब जब आप इतना काम करेंगे ना तो ये आंसर पीवी नहीं आएगा, क्योंकि 2 क्वार्टर खाली हैं बीच में, ये वो डिलेड एनविटी हो गई, ये तो तीसरे क्वार्टर से जाके आ रहा है, तो हमें फिर इसको 2 क्वार्टर फिर पीछे लाना पड़ेगा। ये वो डिलेड एनविटी वाला आ गया, 2 क्वार्टर खाली है, उन 2 क्वार्टर इनको पीछे लाना पड़ेगा। पावर 8 पे एतराज, नंबर ऑफ कैश फ्लोज बताए थे आपको, आंसर बन जाएगा 74.69। आगे भी चल रहा है 70। लीज लाइबिलिटी क्रेडिट हो गई, राइट ऑफ यूज डेबिट हो गया 74.7 से। जो यहाँ मुट्ठी भर लोग बैठे हैं, गलती की है तो क्या गलती हुई है? 16% ले लिया, और हैं मैं जिदों पावर क्या ले ली थी? देखा अप्रैल को क्या हुआ, इंस्टॉलेशन के ऊपर खर्चा हुआ। 1 अप्रैल पे इंस्टॉलेशन के ऊपर खर्चा हुआ कितना, तो इसका क्या करें, ये भी राइट ऑफ यूज़ में ही जाएगा, राइट ऑफ यूज़ एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट। फिर आगे, अच्छा इसके बाद हुआ करता है पीरियड एंड पे इंटरेस्ट की एंट्री और पेमेंट की एंट्री, और ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन की एंट्री। तो हमें इंटरेस्ट की वजह से लीज स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। और इसके लिए ये सीखा था कि अगर जिस साल का सवाल है तो उसे 1 साल आगे बना लेते हैं, बल्कि इसमें तो 1 साल आगे भी क्या करना है, 1 साल आगे तो 4 क्वार्टर हो जाएंगे, और इसमें ना बैलेंस शीट पूछी है ना नोट्स पूछे हैं, नोट्स के लिए तो वैसी ज़रूरत नहीं थी, तो बस एक ही लाइन नहीं, 1 साल काफ़ी है। पेमेंट पहली कब हो रही है? 30 नवंबर, लेकिन आपको बताया था कि अगर रेंट हॉलीडे भी हो तो उनके भी पीरियड्स की लाइनें बनेंगी। 1 मार्च को लीज शुरू हो रही है, अगर रेंट हॉलीडे ना होता तो कब कब पैसे होते 1 मार्च के बाद? मार्च, अप्रैल, मई, 31 मई। ये आपको मैंने बताया था कि रेंट हॉलीडे हो फिर भी हमने लाइन रखनी है उसकी। फिर जून, जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी। क्वार्टर पैसे मिल रहे हैं ना, पे हो रहे हैं। ये 2 क्वार्टर्स में रेंट की छुट्टी है, लेकिन फिर भी बनाएं क्योंकि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आनी है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या बन गया टेबल का? 74.7। इंटरेस्ट, अच्छा इंटरेस्ट चाहे 16% इंटू 3/12 कर लें, चाहे 4% लगा लें। 2.3। पेमेंट कितनी? कोई भी नहीं, पेमेंट कोई नहीं ना पहले क्वार्टर में। तो जी 77.7, 77.7 इंटरेस्ट 3.11,
पेमेंट कोई नहीं है, 80.81, 80.81 के ऊपर 4%, 3.23। अब है पेमेंट 12, 72.04, 72.04, 2.88, 12, 60.92। सिर्फ 2019 की एंट्रीज मांगी थी, इतना काफ़ी। चलें यहाँ से एंट्रीज बनाता हूँ, बताएं कब कब। 31 मई, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट 3, फिर 31 अगस्त 19, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट 3.11, फिर 30 नवंबर। लेसर मिटा दूँ सारा, ये वर्किंग हो रही थी। चलें आगे, 31 अगस्त से आगे 30 नवंबर, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट 3.23, कंपाउंड भी कर सकते हैं, कंपाउंड बिल्कुल कर सकते हैं। 30 नवंबर, लीज लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट 12, फिर 31 दिसंबर, डेप्शन से पहले भी ये भी इंटरेस्ट हो गया पूरा। इंटरेस्ट तो नवंबर तक का हुआ है, एक महीना रहता है। और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट कितना, ये कितने अरसे का है? 3 महीने का। हमें कितना चाहिए? 1 महीना। तो 2.88 इंटू 1/3 0.96। 31 दिसंबर 19, लास्ट एंट्री, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये पीछे सोल्यूशन में ये वाली फिगर ठीक कर लीजिएगा।
डेप्रिसिएशन फॉर 2019। जी बताएं। कॉस्ट ऑफ आरओ यूज़ कितना? 70 78 डिवाइडेड बाय एसेट वापस जाना है कि लेसी के पास रहना है? क्यों, कैसे पता? ऑपरेटिंग लीज है, जाना ही जाना है वापस तो फिर डिवाइडेड बाय लीज टर्म 2.5 साल इंटू 10/12 के 9/12? हाँ, अब देखिए, अगर आप IS 16 वाला नॉलेज लगाएंगे तो अवेलेबल फॉर यूज़ तो इंस्टॉलेशन के बाद हुआ, लेकिन हम डेप्रिसिएशन IS 16 के मुताबिक नहीं कर रहे, हम IFRS 16 के मुताबिक कर रहे हैं। और IFRS 16 कहता है डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है कब से? कमेंसमेंट ऑफ लीज से। इतनी छोटी छोटी बातें देखो टेस्ट हो जाती है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट 1 अप्रैल को हुई है, लेकिन IFRS 16 ने डेप्रिसिएशन चार्ज करने का कहा है कमेंसमेंट ऑफ लीज से, तो इसलिए 10 महीने की डेप्शन आएगी। कितनी? 0.23। ये पीछे सोल्यूशन में ना, ये मैं अमेंड करना भूल गया था, तो वो भी आज नज़र आ गया, तो सोल्यूशन में ये कर लें, वो ठीक नहीं है, ये कर लें। सोल्यूशन में आखिरी एंट्री ये मैंने अपने फॉर्मेट पे बनाया हुआ है, बाकी आई कैप के तो वैल्यू से तो इत्तेफाक है मुझे, सिर्फ मैंने अपने फॉर्मेट पे बनाया हुआ है जैसे सिखाया है। तो ये आखिरी एंट्री की अमाउंट ठीक कर लें, ये कर लें जो पीछे लिखी हुई, ये कर लें। अच्छा, लेसी का एक सवाल ये हो गया, एक मैंने कल खुद बना के करा दिया था। इसके अलावा ना क्वेश्चन नंबर 17 इसके ऊपर लिख लें, वैसे तो अभी कर सकते हैं, एक आधी आइटम नहीं होगी बस, लेकिन बेहतर है कि लिख लें कि ये IS 37 के बाद अटैम्प्ट करेंगे, आप खुद ही करेंगे, लेकिन IS 37 के बाद, क्योंकि ना इसमें IS 37 का एक पॉइंट है। फिर भी जिन बच्चों को पढ़ने का शौक़ हो वो अभी ये अटैम्प्ट कर सकते हैं। पीछे डिसमेंटलिंग का क्या करना है वो सोल्यूशन से देख लेना, बाकी कर लेना, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता, तो इसलिए IS 37 के बाद कर लेना। क्वेश्चन 18 मैंने करा दिया था रीसेंट अटैम्प्ट वाला सवाल लेसी का सवाल है, और रीसेंट अटैम्प्ट के सवालों को ना मैं सोल्यूशन के बाद हाथ डालता होता हूँ। सवाल मुनासिब है लेसी है, टर्मिनेशन भी हो रही है, लेकिन वो सोल्यूशन के बाद इंशाल्लाह हाथ डालेंगे। सोल्यूशन आ जाए ना तो फिर इस सवाल को फिर मैं देखूंगा आई कैप के सोल्यूशन से, अगर इख्तलाफ हुआ तो वो आपको अपने, अगर इख्तलाफ नहीं भी हुआ फिर भी अपने फॉर्मेट पे करके आपको मैं सोल्यूशन दे दूंगा, तो वो फिर सोल्यूशन आने के बाद। ऑटम 21 हम क्लास में कर चुके, होमवर्क कर चुके। 17 मैंने कहा कि आप IS 37 के बाद करिएगा। स्प्रिंग 21 कर लिया, स्प्रिंग 20 कर लिया, स्प्रिंग 19 कर लिया, ऑटम 18 कर लिया, स्प्रिंग 16 भी हो गया, ऑटम 14 भी हो गया, ऑटम 12। ये लेसी का सवाल है, ये होमवर्क है आपका,
ये एक सवाल होमवर्क है। उससे पहले ऑटम 11 भी कर लिया, उससे पहले स्प्रिंग 10 भी कर लिया, उससे पहले स्प्रिंग 8 भी कर लिया। बाकी ज़्यादा पुराने हैं वो हस्बे तौफीक है, किसी का दिल हो करने का तो कर ले, वरना हस्बे तौफीक है। ठीक है जी। तो लीज़, लेसी, लेसर सबकी तसल्ली बस प्रैक्टिस हो गई। उससे जो पीछे सवाल है ना शुरू में, उसमें 4-5 मैंने खुद बनाए हुए हैं, तो जो बच्चे खुद करना चाहें, मैंने उसमें वैरायटियाँ डाली हुई हैं कि अकाउंटिंग का मिसमैच रखा हुआ है। तो जो शुरू के 5-6 सवाल हैं वो आपकी मर्ज़ी है, वो जो अच्छे बच्चे हों और वो इन ईद की छुट्टियों में बोर हो रहे हों और वो ये करना चाहें तो वो बिल्कुल करें। एक दो छोटी छोटी चीज़ें देख लें, कोशिश करते हैं कि मैं इसको समेट पाऊँ। FR1, हाँ बैठो भी आराम से, कोई मसला नहीं, ईजी होके बैठो। चाय शाय पिला दूँ? तो रोटी शोटी खानी तो बताओ यार। नहीं अगर क्वेश्चन में BPO आ जाए तो क्या करें? हैं लेसी अपने पास तो रखिएगा, और हम सवाल में क्या क्या करें? प्रेजेंट वैल्यू निकालते हुए इसकी भी डिस्काउंटिंग होगी। और अच्छा चलो मैं रिलेट करके बताता हूँ। लेसर में क्या कहा था? लेसर में एक तो ये कहा था कि डिस्काउंटिंग में इसकी भी डिस्काउंटिंग आएगी, सेम बात अब भी कह रहा हूँ। फिर मैंने कहा था कि लीज कैजुअल बनाते हुए BPO को आखिर में डाल लेंगे, अब भी यही कह रहा हूँ। फिर मैंने तीसरी बात ये की थी कि मैच्योरिटी एनालिसिस बनाते हुए BPO को आखिरी लाइन में ले आएंगे, यहाँ पर भी यही बात कहूँगा। तो इसलिए दोबारा सब लिखने की बजाय वही बातें जो वहाँ सिखाई थी। हाँ, अब ये चीज़ आपकी अकल पे मैं अज्यूम करता हूँ कि इतना तो आप समझ ही जाएंगे। वहाँ मैंने लिखा था कि BPO इज़ अ पार्ट ऑफ GIL, इसलिए NIL निकालते हुए इसकी डिस्काउंटिंग करेंगे। तो अब वो अल्फाज बदल जाएंगे, BPO इज़ अ पार्ट ऑफ लीज पेमेंट्स, और PV निकालते हुए डिस्काउंटिंग करेंगे। लेकिन वही जो बातें मैंने वहाँ कही थी सेम। अच्छा, इसी तरीके से बेशक हेडिंग के साथ ही कर लेता हूँ। इसका क्या किया था तब? टर्मिनेशन पेनल्टी, वो इसका भी मैंने कहा था यही बातें। क्या क्या? डिस्काउंटिंग होगी, टेबल के एंड पे इसको आखिरी लाइन में डाल लेंगे, और मैच्योरिटी एनालिसिस के आखिरी लाइन में आ जाएगी। तो सेम बातें। अगर लेसी ने GRV दी है तो, लेसी ने या लेसी की रिलेटेड पार्टी ने, तो एक तो ये होगा कि अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेएबल बाय लेसी अंडर रेजिडुअल वैल्यू guarantee is a part of lease payments, है ना? लीज पेमेंट्स का पार्ट है ना, या पूरा GRV पार्ट है?
नहीं, अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेबल ये पार्ट है। चूंकि ये लीज पेमेंट्स का पार्ट है इसलिए इसको भी करना है डिस्काउंट। इनिशियल मेजरमेंट करते हुए इसकी भी डिस्काउंटिंग करनी है। चूंकि लीज पेमेंट्स की डेफिनेशन का हिस्सा है ये, तो इनिशियल रिकग्निशन के लिए इसकी भी डिस्काउंटिंग करनी है। अच्छा, फिर जब लीज स्केड्यूल बन जाएगा और लीज टर्म ख़त्म हो जाएगी तो एंड पे क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा होगा? यही बचा होगा। लीज स्केड्यूल में इतना बैलेंस बचा हुआ होगा। अच्छा जी, इसी अमाउंट को मैच्योरिटी एनालिसिस बनाते हुए क्या करें? और आखिरी लाइन में ऐड कर लें, क्योंकि बहरहाल लीज पेमेंट्स का हिस्सा है ये। और लास्ट, आखिरकार जब एसेट वापस होगा और लेसर मार्केट में जाके बेचेगा तो हो सकता है इसको पैसे देने पड़े, हो सकता है ना देने पड़े। अगर देने पड़े तब भी, ना देने पड़े तब भी। लीज लायबिलिटी में बैलेंस कितना आ रहा था? यही। तो अब जब फाइनली ये अपनी जिम्मेदारी सेटल करेगा तो ये लीज लायबिलिटी में बैलेंस आ रहा होगा, क्या एंट्री होगी? ये डेबिट हो जाएगा, जितने भी पैसे देने पड़ रहे हैं कैश क्रेडिट हो जाएगा, और जो कमी बेची है वो P&L को चार्ज हो जाएगी। जब लेसर एंड पे एसेट बेच देगा तो ही इसको बुलाएगा ना कि तुम्हारी जिम्मेदारी थी पैसे दो। अब या तो उसकी जान बच रही होगी या पैसे देने पड़ रहे होंगे। इन एनी केस लीज लायबिलिटी हो जाएगी डेबिट। किस अमाउंट से? यही जो इसमें बैलेंस बचा हुआ था, और वो बैलेंस यही अमाउंट ही बची हुई थी। अच्छा, ये बात तो अगर आपको क्लियर है कि ये अमाउंट ही बची हुई थी तो फिर यहाँ मैं नहीं लिखता ब्रैकेट में। अगर नहीं, ज़रा सा भी शक है तो ये अमाउंट क्या होगी? यही। इतना ही आ रहा होगा ना। ये हो जाएगी डेबिट, कैश अगर देना पड़ा तो क्रेडिट, और जो भी कमी बेशी हुई वो P&L में।
अच्छा, अब ऐसा है कि इसमें ना एक छोटी सी चीज़ रह गई, एक्सेप्शनल अकाउंटिंग, लेकिन हालात साजगार नहीं थे, शायद नहीं ख़त्म कर पाए। तो वो एक है, कोई 10 मिनट की चीज़ है, वो है। तो वो मैं सोच रहा हूँ कि अब जब आप वापस आएंगे ईद के बाद, कामयाब वापस आएंगे जब आप, तो अगला चैप्टर शुरू करने से पहले ही लेक्चर 30A करके इसके MCQs करूँगा डिस्कस। और MCQ से याद आया, वो मैं आपको अभी वो ग्रुप में भी शेयर कर लेता हूँ, MCQs वाली फाइल। तो वो लेक्चर 30A करके हम MCQs डिस्कस कर लेंगे, और साथ ही मैं इसके जो भी 10 मिनट की बाकी चीज़ एक्सेप्शनल रह गई है फिर वो करा दूँगा। तो फिर हम इंशाल्लाह 30B करके तो नया चैप्टर शुरू कराऊँगा मैं, हैं फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स IFRS 9। उसमें इसी तरह की काफ़ी सारी वर्किंग है। उसके अलावा ये चैप्टर ख़त्म, एक एक्सेप्शनल अकाउंटिंग वाली चीज़ रह गई। इसमें भी टाइम ज़्यादा लगा, और क्योंकि रमज़ान भी स्पीड स्लो होती है, तो अब आप पास होके फैसला करके वापस आएंगे कि कंटिन्यू कर रहे हैं FAR2। तो फिर अगला चैप्टर पहले 30A में इसके MCQs और वो जो एक्सेप्शनल अकाउंटिंग रहेगी वो डिस्कस करूँगा, और फिर अगले 30B में इंशाल्लाह अगला चैप्टर। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।